खुश आमदीद। आज हम सरमाया कारी के एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल पर बात करेंगे और उसके लिए एक फ्रेमवर्क समझेंगे। वो सवाल ये है कि आखिर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले तो इस बुनियादी मसले को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि सरमायाकारी की दुनिया के बड़े नाम यानी लेजेंड्स इस बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद हम एक वाज़े फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जिसमें कुछ उसूल, कुछ एक्सेप्शंस और आखिर में एलोकेशन की एक हिकमत अमली भी शामिल होगी। चलें अब सीधा असल मौजू पर आते हैं। ये वो आप कह लें $1 मिलियन का सवाल है जो हर वो एक्टिव इन्वेस्टर खुद से पूछता है जो मार्केट में अगली बड़ी कामयाब कंपनी ढूंढ रहा है। अच्छा, वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस सवाल का कोई एक बिल्कुल सही जवाब नहीं है, लेकिन हम यहाँ आपके सामने एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार रखेंगे जो 3 बिल्कुल वाज़े उसूलों पर मबनी है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये फ्रेमवर्क ख़ास तौर पर एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए है, यानी वो शख्स जो खुद रिसर्च करके कंपनियां चुनता है। जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अपना फ्रेमवर्क बनाने से पहले क्यों ना ये देखा जाए कि तारीख के चंद कामयाब तरीन सरमायाकार इस मौजू पर क्या राय रखते हैं, और यकीन माने उनका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही मशहूर कॉल है। वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जहालत के खिलाफ एक तहफ़्फ़ुज़ है, यानी अगर किसी सरमायाकार को वाकई पता है कि वो क्या कर रहा है तो उसके लिए 40 या 50 स्टॉक्स रखना बिल्कुल बेमायना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा शानदार कंपनियां होती ही नहीं है जिनमें पैसा लगाया जाए। और इसी बात से हमें एक और लेजेंड पीटर लिंच का दिया हुआ एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ याद आता है, डिवॉर्सिफिकेशन। ये दरअसल डाइवर्सिफिकेशन का उलट है। ये तब होता है जब कोई अपने पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा कंपनियां शामिल कर लेता है कि वो अच्छी कंपनियों के बाद मजबूरन कमज़ोर कंपनियों में भी पैसा लगाना शुरू कर देता है, और नतीजा आपके पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कम हो जाता है। तो फिर हल क्या है? चले अब इस फ्रेमवर्क पर आते हैं जिसमें 3 अमली उसूल हैं जो किसी भी सरमायाकार को स्टॉक्स की सही तादाद का फैसला करने में मदद दे सकते हैं। पहला और सबसे अहम उसूल इस बात से जुड़ा है कि किसी की कुल दौलत या नेट वर्थ का कितना फीसद हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अब यहाँ की मंतिक बहुत दिलचस्प है। देखें, अगर किसी ने अपनी नेटवर्थ का 25% से भी कम हिस्सा मार्केट में लगाया है तो वो सिर्फ अपने सबसे बेहतरीन टॉप आइडियाज़ पर फोकस कर सकता है। लेकिन अगर किसी की 50% से ज़्यादा नेटवर्थ स्टॉक्स में है तो फिर थोड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी तकरीबन 7 से 8 स्टॉक्स रखना बेहतर है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभालने और ज़हनी सुकून बरकरार रखने में मदद देता है। अच्छा, दूसरा उसूल इस बात पर मुनहसिर है कि सरमायाकारी का टाइम फ्रेम क्या है, यानी पैसा एक साथ लगाया जा रहा है या फिर वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर कोई अगले 3 से 5 सालों में अपना पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहा है तो उसके लिए हिकमत अमली ये है, सबसे पहले अपने उन आइडियाज़ में पैसा लगाएं जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन है। फिर जैसे जैसे अगले 2-3 सालों में मज़ीद सरमाया आता जाए, अपने अगले बेहतरीन आइडियाज़ को भी पोर्टफोलियो में शामिल करते जाएं। अब देखें, कोई भी फ्रेमवर्क पत्थर पर लकीर नहीं होता। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इन उसूलों को कब तोड़ा जा सकता है। तो आइए अब इन 3 खास एक्सेप्शंस पर बात करते हैं। ये एक्सेप्शंस कब लागू होती हैं? पहली सूरत यह है कि जब कोई सिर्फ एक छोटा शेयर होल्डर ना हो बल्कि कंपनी में फैसला साजी का इख्तियार रखता हो। दूसरी, जब पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि मार्केट में उसे संभालना मुश्किल हो जाए। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, जब कम स्टॉक्स रखने की वजह से किसी को रात को ठीक से नींद ना आए। और ये जो आखिरी नुक्ता है ना, ये शायद सबसे अहम है। याद रखें, कोई भी इजाफी रिटर्न आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपकी रातों की नींद खराब कर रहा है तो उससे बेहतर है कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ और कंपनियां शामिल कर लें। यह हमेशा एक बेहतर फैसला होगा। ठीक है, तो अब हमने ये तो तय कर लिया कि कितने स्टॉक्स रखने हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि हर स्टॉक में कितना पैसा लगाया जाए। चलें अब एलोकेशन यानी सरमाए की तकसीम की हिकमत अमली को समझते हैं।
اس کا سب سے اہم پہلو ایک میٹرک ہے جسے کہتے ہیں فیوچر ریٹرن آن انویسٹڈ کیپٹل یا مختصراً ROIC۔ اب یہ ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی کمپنی مستقبل میں لگائے گئے ہر 1 روپے پر کتنے پیسے کما کر دے گی۔ اصول سیدھا ہے، جس کمپنی کا فیوچر ROIC سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ سرمایہ بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ تو ایک عملی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹاپ 3 آئیڈیاز یعنی بہترین کمپنیوں کو اپنے پورٹ فولیو کا تقریباً 13 سے 15% حصہ دیں، اور اس کے بعد جو اگلی 5 بہترین کمپنیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کو 10 سے 12% دیں۔ اس طرح آپ کے سب سے بہترین آئیڈیاز کو پھلنے پھولنے کا سب سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک پرو ٹپ، اپنے پورٹ فولیو کو بار بار ری بیلنس کرنے سے گریز کریں۔ کیونکہ اس میں ٹریڈنگ فیس بھی لگتی ہے اور کیپٹل گینز ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ اکثر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیتنے والے سٹاکس کو بڑھنے دیں، بھلے ہی وہ وقت کے ساتھ آپ کے پورٹ فولیو کا ایک بڑا حصہ بن جائیں۔ تو اس پورے فریم ورک کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہر سرمایہ کار کو سوچنا چاہیے۔ اس نئے روشنی میں کوئی اپنے موجودہ پورٹ فولیو کی ساخت پر کس طرح نظر ثانی کر سکتا ہے؟ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔